अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, मई का महीना और पाकिस्तान के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। गर्मी बहुत होती है, मेरी बर्थडे भी होती है। That's it. ये हम मिस नहीं करने जा रहे। 20 मई को आपकी सालगिरह होगी और पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से भी अहम है। इसके अलावा 2 मई, 9 मई, 10 मई, 12 मई, 28 मई और 20 मई को मेरा ख्याल है इंडिया विल रिमूव द बैन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड ऑन माय एक्स। ओह यस, टू विश यू हैप्पी बर्थडे। हाँ, ताकि ये जरा पैगाम जाना चाहिए ना। हाँ, फिर यार वो एक गुडविल जेस्चर के तौर पे। हाँ, गुडविल जेस्चर। हाँ, फिर सीज फायर भी चल रहा है, वो एक्सटेंड भी हो तो जाए। मेरे साथ भी जरा थोड़ी सी नरमी शो करनी चाहिए। हाँ, तो वैसे भी मुझे तो इंडियन चैनल्स नहीं लेंगे ना। तो FIR हो रही है आपको लेने पे। तो आप जिस चैनल पे जाके अपनी लड़ाई लड़के आए थे मुकदमा, वो बेचारे फेस कर रहे हैं वहां पर FIR। ये तो हाल है वहां पर आज़ादी इज़हार राय का, वहां पर सहाफत का। तो बहरहाल मैं आज आपसे एक पहेली पूछने लगी हूँ, एक कसौटी आपके लिए। अच्छा, तैयार हैं आप? नहीं, मुझे कसौटियाँ नहीं पसंद। मुझे आप बराह रास्त सवाल पूछें और बराह रास्त जवाब लें। आप कसौटी जड़ी ना 10 सवाल, 5 सवाल, हाँ, ये मेरे से नहीं होती। नहीं होती। अच्छा, ठीक है, चले कसौटी के बजाय मैं आपको एक क्लिप दिखा देती हूँ। क्लिप तो देख लेंगे ना? क्लिप देख। चलें, ठीक है, आपकी इजाजत से हम चलाते हैं क्लिप। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। Let's have a look. Mr. Ambassador, Good evening, Mr. President. thank you for seeing us so late and on such short notice. Thank you. Good evening, Leo. Good evening. Please sit down. Thank you. Mr. Ambassador, it is crucial that we join together to bring about a ceasefire and then a pullback in Kashmir before this conflict takes another escalating step. Mr. President, we have every hope for your success. You do? Yes, sir. Thank you. However, I've been instructed by Beijing to inform you that under no circumstances will China allow India's aggression against Kashmir, as it only intensifies the threat of Indian aggressors on our own border. David, are you suggesting that China might intervene? The Indians must be stopped, Leo. Of course, China would like to see a peaceful solution, but we are prepared to use whatever force is necessary. Well, this just keeps getting better and better. कितनी रेलेवेंस है इस क्लिप में। Keeps getting better and better. हाँ, और अंदाज डोनाल्ड ट्रंप से कितना मिलता है। इससे पहले सिम्पसन्स के बारे में कहा जाता था कि उसमें बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया गया, और अब ये द वेस्ट विंग है 1999 ये से। वो जो सीरियल थी। जी, द वेस्ट विंग एक पूरी ड्रामा सीरियल। तो आपने तो कसौटी पूछी नहीं मुझे, आपने खुद ही बता दिया। असल में मैं मई की तरफ ही आना चाह रही थी कि इसकी लास्ट एपिसोड में मई 2006 ये एक सीरीज थी द वेस्ट विंग जी। और उसके अंदर देखिए कितनी प्रेडिक्शन है उनकी कि ये इंडिया पाकिस्तान, ये और चाइना का रोल, और चाइना ने जो आज बात की है ये उस वक्त उसके अंदर पहले ही कर रहे थे कि पता था कि अगर इंडिया ने ऐसे किया तो चाइना पाकिस्तान की साइड लेगा। अच्छा, तो यही उसमें है। ऐसे कहा जाता है कि 100 साल पहले पॉलिसी बन जाती है, कुछ ममालिक की, तरक्की याफ्ता ममालिक डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्या मूवीज़ उनकी बेस पर होती हैं या ये जो ड्रामा है? नहीं यार, देखो ना, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना बेवकूफ़ तो नहीं होते ना, स्पेशली इस किस्म की चीज़। दे ट्राई टू बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। तो काफ़ी अरसे से लोगों को पता है इस बात का कि चाइना विल स्टैंड विद पाकिस्तान। जब से 1962 के बाद चाइना इंडिया के क्लैश हुई ऑन द बॉर्डर, चाइना ने अपने बॉर्डर इश्यूज रूस के साथ, वियतनाम के साथ, सबके साथ उसे सेटल कर लिए ताकि चाइना कैन फोकस ऑन ग्रोथ एंड बिकमिंग अ ग्रेट पावर। और हमेशा बॉर्डर इश्यूज उसने दे दिए ना, ले लो कोई नहीं। रूस के साथ आपको पता नहीं 1960s में कितना सख्त शदीद किस्म का कॉन्फ्लिक्ट थी, और बहुत उस वक्त चाइना वॉज नॉट अ ओपन न्यूक्लियर पावर बट स्टिल, मगर क्योंकि और उस वक्त काफ़ी लड़ाई हुई थी बिटवीन चाइना एंड रशिया। ये हिस्ट्री का जो लोगों ने पढ़ी है उनको पता है। बट देन चाइना सेटल्ड इट्स बॉर्डर इश्यूज विद, वो एक जजीरा था उसके ऊपर इशू था, सेटल्ड इट विद रशिया। इसी तरीके से बाकी भी उन्होंने सेटल कर लिए। हमारा इंडिया जो है वो हमारे साथ नहीं सेटल करता जी, बिकॉज इट्स एन अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन। कश्मीर का डिस्प्यूट है और वो अब कहते हैं हमारे साथ सेटल करे, करता नहीं है। फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देता है, फिर अब जंग शुरू कर देता है। तो यू नो दिस इज़ वाई। तो वो तो बड़ा क्लियर था कि चाइना वुड टेक दिस पोजीशन जो उसने ली है। और स्पेशली इन मॉडर्न टाइम्स जब से रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव हुआ और सीपैक हुआ, चाइना के तो बहुत मैसिव स्टेक्स हैं पाकिस्तान में। कसौटी ये भी है कि कश्मीर का मामला जो दब गया था एक अरसे से, हाईलाइट दोबारा हो गया है। उसको
वापस लेने में या दोबारा उजागर करने में क्या चीन पेशकदमी करेगा, या वो डोनाल्ड ट्रंप जो गजा को भी अपने पास लेने की बात करते हैं, ग्रीनलैंड को भी बात करते हैं, बाकी जगहों के भी वो कह रहे हैं कि होल्ड अमेरिका लेगा, बगराम एयरबेस भी उनके पास रहेगा? हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने जो कश्मीर की बात की है ना, मेरा ख्याल है ये आउट ऑफ द हैट कर दी उसने। उसकी छोटी मोटी ब्रीफिंग हुई होगी कि ये पुरानी डिस्प्यूट है उनका और ये है वो है, और तो उसने बस कश्मीर की बात कर दी, और मेरा ख्याल इट केम एज अ शॉक टू द इंडियन्स, क्योंकि वो तो कश्मीर को तो दबाए हुए हैं। वो तो कहते हैं ये तो डोमेस्टिक इशू है, इट्स बिटवीन पाकिस्तान, बायलैटरल इशू, और वो भी नहीं मानते कि अब डिस्प्यूट रहा है। वो कहते हैं इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ डिस्प्यूट। देखिए बड़ी गेम्स खेलते हैं ना, पहले इट वाज अ कंटेस्टेड टेरिटरी, फिर ये डिस्प्यूट बन गया। आप कहते हैं प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट नहीं है। देखा ना, दे हैव शिफ्टेड द टेरेन ऑफ डायलॉग। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना, इसलिए तो इंडिया में तनकीद हो रही है जी कि आप तो कुछ और करने गए थे, तो वो तो कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया। और पाकिस्तानीज भी खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को रिवाइव कर दिया, बिकॉज इनकी तो कोई बात सुनने के लिए नहीं तैयार था। और आप पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ यही था, छोटी मोटी बात कर देते थे जाके यूएन में, मगर अदरवाइज अंडर द शिमला अकॉर्ड वो बायलैटरल था जी, दो तरफा था बस। और इन्होंने मतलब काफ़ी अरसे से कश्मीर की बात उस तरीके से नहीं की थी, नहीं हो रही थी। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कर दी है, और मैं समझता हूँ सोचे समझे बात कर दी है। और इसीलिए मेरा ख्याल है इंडिया भी इज इन स्टेट ऑफ शॉक कि असि तो कुछ करेंगे, ऐसा तो हो कुछ गया, लेने के देने पड़ गए। आई थिंक आई डोंट अटैच टू मच इम्पोर्टेंस टू दिस। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप कोई भी रोल अदा नहीं कर सकता इन द कश्मीर डिस्प्यूट। हमारी बड़ी ख्वाहिश भी होगी, खुश भी होंगे अगर वो करे, और यूनाइटेड नेशंस में स्पेशली, जहाँ वो वीटो कर देते हैं। मगर आई थिंक ये एवं किया गया है, बहुत सी बातें वो एवं किया जाता है। आप देखें ना, ग्रेट इंडिया, ग्रेट पाकिस्तान जी, इस किस्म की बातें भी कर जाता है जी, वो दोनों को एक साथ रख रहे हैं, दोनों इक्वल फ्रेंड्स हैं जी। इंडिया तो ये समझ रहा था कि वो पार्टनर है उनका, ज्यादा करीब है, अलाइव, मतलब है वो कॉर्ड के अंदर इंडिया इज नाउ ए मेजर फोर्थ पार्टनर ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान इज नॉट। और वो पाकिस्तान को और इंडिया को उसने एक ही लेवल पे ले आया है। तो मतलब है कि आई थिंक वी आर आल्सो शेकन के एक ही हुआ है। इंडिया भी कहते हैं एक ही हुआ है। वी आर सरप्राइज्ड, दे आर शॉक्ड, वी आर हैप्पीली सरप्राइज्ड, इंडिया इज अनहैप्पीली शॉक्ड। हाँ, और इसके अलावा आपने पिछले हफ्ते एक प्रेडिक्शन की थी कि जो नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से एक फलसफा रहा है पाकिस्तान को उलझाने का, ये फायर बैक कर सकता है। आपने प्रेडिक्ट क्या किया था, वो सुनते हैं। हाँ, दिखाएं ना। आज नहीं, कल नहीं, परसों, हर रोज लोग नई नई बातें वहाँ पूछेंगे। आप कांग्रेस भी दिलेरी के साथ पूछेगी, और मीडिया में जो लोग चुप थे बेचारे, डर था कि उठा के ना ले जाएं, डिसअपेयर ना कर दें, जिनको उन्होंने उनके चैनल्स बंद कर दिए, उनके ट्विटर अकाउंट्स बंद करा दिए, वेबसाइट बंद कर दी, अब वो बोलना शुरू करेंगे, और बहुत सी बातें निकलेंगी। आप देखिएगा, यही इंडियन मीडिया जो है अब सवाल करना शुरू करेगा अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए, जो कि ये बातें करते रहे हैं, जिस किस्म की फजूल बातें करते रहे हैं, अब अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आवाम तो कहेगी आपने, यू आर पार्ट ऑफ द फॉल्सहुड, आपने जो कुछ किया। तो अब यही लोग अपने आप को बचाने के लिए तनकीद करेंगे कि हमें मिसलीड किया गया, हमारे साथ झूठ बोला गया, हमें एंड सो ऑन। ये 10 तारीख को आपने प्रेडिक्ट किया था, और उसके बाद जो इंडियन मीडिया में चल रहा है जी, कि वहाँ क्या चल रहा है, जरा वो देखते हैं। 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। अब एक भी छू नहीं है किसी से। आप एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे। आपने 26 राफेल मंगवाए हैं, 2030 तक आ जाएंगे। ये राफेल का करेंगे क्या युद्ध? आपने हथियार खाली ऐसे रख रखे हैं। भारत का रुख ये है कि आप जो ट्रोल पाल रखे हैं आपने, उनसे आप अपने विदेश सचिव को गालियां दिलवा रहे हैं, उसकी लड़की को। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मजाक बना लिया है। मतलब इतनी शर्मनाक सरकार है कि उस पर एक अक्षर नहीं बोली। क्या देश आपने बना लिया, क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। It does not stop, don't stop it। सुना मैंने 37 साल जंग नहीं मारी फौज में, मैं जानता हूँ इनको, मैं लड़ा हूँ पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7
क्या करना चाहते हो? अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हाँ, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता है। फॉर गॉड सेक सुन लो फौजियों की। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश में हर कोई हमारी आर्मी को सिखा रहे हैं हाउ टू फाइट। डोंट टीच अस, वी नो व्हाट टू डू। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन उनसे पहले ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों देशों ने व्यापार का सोचकर समझौता कर लिया। तो व्यापार खून में बह सकता है, मगर पानी और खून साथ नहीं बह सकता। मोदी जी ने सेना को रोक दिया कि बस युद्ध विराम हो गया, तो ये बताता है कि मोदी सरकार ने कितनी कमजोरी दिखाई है इस पूरे मामले में, और लोग समझ गए कि इसके वश की बात नहीं है। मोदी है तो नामुमकिन है, अब ये कहा जा सकता है। अमेरिका के अखबारों में लगातार कहा जा रहा है हिंदुस्तान के इतने जंगी जहाज गिर गए, इतने राफेल गिर गए, ये गिर गए। आपके पास जवाब नहीं है, आप कह रहे हैं नो कमेंट। अरे बताइए जनता को, अब तो बताइए जनता को कि सच्चाई क्या है। नहीं, झूठ बोल बोल कर लोगों के अंदर व्रत भर भर के आपने अपनी सत्ता इतने साल तक बचा के रखी है, और अब इस मौके पर आप खामोश हैं। तमाम लोग सरकार के साथ खड़े हुए, लेकिन हुजूर आप ही देश के साथ खड़े नहीं हो पाए। सीज फायर हमको मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने ये रियलाइज कर लिया कि जो भारत की एयर डोमिनेंस थी, यानी कि जो एयर सुप्रीमेसी थी, वो खत्म हो गई। ये ट्वीट है 11:15 पर 9 तारीख का। इसमें बीजेपी ने लिखा, न्यू इंडिया हैज नो पेशेंस फॉर फ्यूटाइल पीस टॉक्स, मतलब शांति की बात के लिए हमारे पास यूपीए की तरफ वक्त नहीं। ये लिखा तब वही बीजेपी 10 तारीख को लिख रही है 6:40 पर शाम को, जब सीज फायर हो गया। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए सीज फायर हॉल्टिंग ऑल मिलिट्री एक्शंस। इंडिया रीअफर्म्स इट्स कमिटमेंट टू पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी। ये बीजेपी का चेहरा है। कैसे 24 घंटे के भीतर बीजेपी का चेहरा बदल गया। अगर भारत ने पाकिस्तान पर दया खाकर सीज फायर किया, तो इस सीज फायर की, इस युद्ध विराम की घोषणा भारत ने क्यों नहीं की? अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े, तो फिर सामने आके कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? क्या व्यापार बंद होने की धमकी की वजह से आपने सीज फायर किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि सीज फायर क्यों हुआ। सर साहब, मोदी सरकार जवाब देगी इन सवालों का, या पाकिस्तान पे एक और अटैक करेगी? आप भी तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती हैं। थोड़ा मुझे मज़े लेने दें थोड़े से। अच्छा। हाँ, नहीं देखिए, नरेंद्र मोदी ने तो 2-3 बातें कही हैं ना, और कुछ बातें नहीं कही। जो कही हैं वो ये हैं कि ये टेम्प्रेरी सीज फायर है जी, पॉज है, ये पॉज है। मतलब है इसका, पॉज का यही मतलब है कि रील फिर चलेगी जी। अच्छा, सो ये जो DGMOs की बातें चल रही हैं, इसके ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया, क्योंकि DGMOs जो बात कर रहे हैं वो तो अब एक सीज फायर की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ये तो पॉज है, इसका मतलब है वो कुछ करेंगे फिर। अच्छा, वो क्यों करेंगे? एक तो ये कि आपने सुन ही लिया जो तनकीद हो रही है, सारी दुनिया, सारा इंडिया कह रहा है कि हम हार गए और आपने हमसे झूठ बोला, बताया नहीं हुआ क्या है, झूठ बोलते रहे और हम फिर आगे फिर वही बातें करते रहे। तो इसलिए अपनी रेपुटेशन को ठीक करने के लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। अच्छा। क्योंकि जो पिछला राउंड हुआ है उस राउंड के अंदर उन्हें कुछ नहीं मिला। वो बेसिकली राउंड इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान को धमकी दी जाए, और ताकि पाकिस्तान अगली दफ़ा ऐसा को काम ना करे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई एविडेंस नहीं कभी प्रोवाइड की कि इसमें कोई पाकिस्तान का हाथ भी है कि नहीं, और उसके बावजूद धमकियाँ पहले दी और फिर चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई जब की तो उल्टे गले पड़ गई। तो अब वो ज़ाहिर है ही इज़ इन ट्रबल। ये ऐसी आवाज़ें आज तक पिछले 10 साल से जब से ये हुकूमत कर रहे हैं, ऐसी कभी तनकीद नहीं हुई नरेंद्र मोदी की। और अब तो उनके फॉरेन सेक्रेटरी की भी हो रही है, उनके फॉरेन मिनिस्टर की भी हो रही है। फॉरेन मिनिस्टर साहब को तो डर लग गया, वो तो अब आर्मर्ड गाड़ियों में फिरना शुरू कर दिया उन्होंने। ये आर्मर्ड गाड़ियों का सिलसिला तो हमारे यहाँ था, क्योंकि हमारे यहाँ टेररिज्म बड़ी थी और वो डोमेस्टिक टेररिज्म थी। तो अब उनको अपना भी डर लग गया, बिकॉज इतनी एंटी बीजेपी फीलिंग शुरू हो गई है वहाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो वो करेगा। अब कैसे करेगा, क्या एक्सक्यूज़ करेगा? देखिए, हमेशा जब भी उन्होंने पाकिस्तान पे चढ़ाई करनी होती है तो वो कोई ना कोई जवाब ढूंढते हैं। उड़ी के अंदर भी उन्होंने जवाब ढूंढा, उसके बाद बालाकोट वाला भी जवाब ढूंढा, फिर उससे पहले चटी सिंहपुरा का जवाब ढूंढा, फिर ये अभी ये भी एक नया जवाब ढूंढा। कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट करते कि ये कौन थे, कहाँ से आए, कैसे हुआ, कहाँ गई सिक्योरिटी, अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो किस किस्म का था, कौन रिस्पॉन्सिबल था, हर किस्म की।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लगता मुझे ऐसे ही है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये इसीलिए करवाया गया था कि वैंस आया हुआ है वहाँ और उसके साथ मिलके ये पाकिस्तान के ऊपर धमकी दी जाए और किया जाए, फिर ब्राउनी पॉइंट्स भी मिलेंगे और अमेरिका भी अपने साथ ले लिया जाए। तो वो जब मैंने देखा कि वैंस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है और बयान अमेरिका से जो आ रहा है वो बिल्कुल बैलेंस्ड आ रहा है, तो मुझे समझ आ गई कि अमेरिकनों को पता लग गया। इसीलिए मैंने हवाला दिया था कि 2000 में क्या हुआ था जब बिल क्लिंटन वहाँ गया था, जिसके ऊपर मुझे बड़ी गाली पड़ी इंडिया में कि जी ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर वो वाज़ेह हो गया ना कि उस वक्त भी बिल क्लिंटन ने भी ये समझा था कि वो जो सिखों के ऊपर जो हमला हुआ था वो भी करवाया गया था, पाकिस्तान का उसमें कोई हाथ नहीं था। इसीलिए शोर भी पड़ा था उस किताब के ऊपर, फिर किताब को विड्रॉ कर लिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जिसके लिए फिर मुझे भाग दौड़ बड़ी करनी पड़ी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जाना पड़ा, वहाँ से उसकी कांग्रेसनल रिकॉर्ड ढूंढना पड़ा कि जिसपे ये सारी बातें भी लिखी थी। अच्छा, तो एनीवे अभी भी वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये हकीकत है, और इंडिया जब भी कोई कार्रवाई करनी होती है कोई ना कोई जवाब ढूंढ के करता है वो। तो अब ये है कि बहुत से सवाल खड़े हो गए ना, एक का भी जवाब नहीं इंडिया ने दिया, तो लोग ये पूछ रहे हैं बिल्कुल एक का भी जवाब, एविडेंस के तो एक पॉइंट भी सामने नहीं आया। भी उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो कहाँ गई। 7 लाख के करीब फौज थी आपकी, किधर तैनात थी? उससे पहले लोग वहाँ जाते रहे हैं सैर सपाटे के लिए, और वहाँ 3-3 लेयर सिक्योरिटी के थे एंड सो ऑन। तो खैर बहुत से सवाल हैं, एक का भी जवाब नहीं दिया। इसीलिए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इनका साथ नहीं दिया, एविडेंस को नहीं प्रेजेंट की। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इनका ये ख्याल था कि ये क्या है, दुनिया इनकी बात मान जाएगी और इनको सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को कंडेम करेगी, बिकॉज हमारा अनफॉर्चुनेटली रेपुटेशन हाल में इतनी अच्छी नहीं थी। तो इनका ये ख्याल था हमें सपोर्ट मिल जाएगा, और स्पेशली वैंस वहाँ आया हुआ है, बीवी उसकी इंडियन अमेरिकन, उसको ताजमहल भी दिखाया जा रहा है, जफ्फियाँ भी पाई जा रही हैं, बच्चे भी, उसके बच्चे जो है नरेंद्र साहब की गोदी में भी बैठे हुए हैं एंड सो ऑन। तो इस किस्म के इशू थे। तो मगर वो नहीं हुआ ना, सो नो एविडेंस, उसके बाद नो सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका, और लास्ट इक्वल कर दिया अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया को, जो एक और शॉक पड़ा। तो ये 3 शॉक्स वन आफ्टर द अदर। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब कुछ करें। तो जब इन्होंने जो कुछ किया उसके भी हवाला हमारे पास है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हाँ, लेकिन उस पर बहुत से अभाव है। सेठी साहब, ये जो आपने पॉइंट्स बताए उससे जो जहन में मेरे सवाल आ रहे हैं वो आगे चल के मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन जब हमने लास्ट शो किया था तब सीज फायर हुआ था और आपने फिर पॉसिबिलिटीज़ बताई थी। अब जो सवाल लेकर जहनों में अभाव है वो बहुत से हैं। सबसे पहला ये है कि किसकी स्ट्राइक्स ज़्यादा मौसर थी, फिर S-400 तबाह किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी साइट पर पहुँच गए, लॉन्चर्स के सामने उन्होंने तस्वीर बनाई है। फिर जो इंडिया में ड्रोन्स गई वो किसकी थी, और जहाज़ कौन से गिरे, किसके कितने गिराए गए, और पाकिस्तान को रिटेलिएट करने पर मजबूर किस अमल ने किया था, कौन सी रेड लाइन थी जो क्रॉस हुई और पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, और फिर DGMOs में से किसने पहले राब्ता किया सीज फायर के लिए, क्योंकि इंडिया के क्लेम्स और हैं और पाकिस्तान ने इनकार कर रहा है। इसके अलावा ये सीज फायर, इसके लिए रिक्वेस्ट किसने की थी, अगर आप बताएं। ये सारा सब यही पूछ रहे हैं। इंडिया ने तो जवाब बताया ही नहीं ना, इसका जवाब तो दिया ही नहीं। आखिर में ये कहा कि पाकिस्तान ने कहा था कि सीज फायर करें। ठीक, अब हुआ क्या, यहाँ इसाक डार साहब ने 2-3 दफ़ा फॉरेन मीडिया को बताया किस तरीके से सब कुछ हुआ, मगर देखिए हमें कुछ हकीकत का पता है, उससे आप कहानी बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि हुआ क्या। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जब इंडिया ने अटैक की तो पहल तो इंडिया ने की, ठीक, ये कहा कि टेररिस्ट कैंप्स हैं। अब कैंप का जो मतलब होता है वो कुछ और ही होता है ना, ये तो नहीं होता कि शहर के किसी एक छोटे से घर के अंदर कोई कैंप लगा हुआ है। आप ये कह सकते थे कि टेररिस्ट के ऑफिसेज हैं, आप ये कह सकते थे कि जिहादियों के दफ्तर हैं, दफातर हैं, या उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये कहना कि कैंप है, कैंप का तो जो आप जहन में जो आता है ना, कैंप ये होता है जहाँ हथियार, आर्म्ड लोग बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, फायरिंग हो रही है, उसको कैंप कहते हैं। टेंट लगे हुए हैं, ठीक, और जहाँ वो ट्रेनिंग हो रही है और लोग रेफ्यूजीज हैं, दैट्स अ कैंप। तो ये कैंप वैम्प तो थे नहीं। तो पहले तो ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया विदाउट एविडेंस। दूसरा ये झूठ कि हमने कैंपों के ऊपर अटैक किया, कैंप शैम्प तो थे नहीं वहाँ। कौन सा मुरीद के अंदर कोई कैंप है यार, गिव मी अ ब्रेक। ठीक, और वो हमने तो दिखाया वहाँ एक हेल्थ यूनिट है या एक मदरसा है। अच्छा, अब मदरसे आर नॉट कैंप्स। सिमिलरली इन बहावलपुर मदरसास आर नॉट कैंप्स एंड सो ऑन। अच्छा, चले फिर आगे ये कि जी हमने तबाह कर दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि किसी का छत गिरी हुई है, किसी का ये, किसी का वो, नो बिग डील। अच्छा,
अब फिर ये कहा कि जी उसकी फैमिली मार दी हमने, ये कर दिया, कोई एविडेंस नहीं जी। तो इस किस्म की प्रोपेगेंडा मैसिव किया। जब ये सो कॉल्ड कैंप्स के ऊपर मिसाइल्स मारी जी, उसके बाद स्टैंड ऑफ हो गया, हमारे जहाज चढ़ गए ऊपर, इनके जहाज आ जी, गए, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। और वहाँ एक अक्रॉस द बॉर्डर किस्म की डॉग फाइट हुई जिसके ऊपर बड़ी बातें हुई हैं, ठीक है। और हमने कहा कि हमने उनके 4 या 5 गिरा दिए, ये कहे कि इन्होंने कहा कि हमारा कोई नहीं गिरा, ऐसे ही है। जी, ऐसे ही है। मगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने ड्रोन्स भेज दिए, ऐसे ही हुआ। पाकिस्तान ने कहा सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया और इन्होंने ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए। इन्होंने ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए। जब इन्होंने ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए तो उस वक्त रात का वक्त था जी, और इन्होंने फिर अटैक किया ऑन नूर खान एयर बेस, जी, जी, और बाकी इधर भी किया उधर भी किया, ऐसे ही हुआ। जी, जी। और हमने उस वक्त 1 बजे एक फ़ैसला किया, उस रात को 9 और 10 की रात को हमने एक फ़ैसला किया अपेरेंटली कि अगर इन्होंने कुछ किया अब तो हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा। उस वक्त तक हम रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं जी। इन्होंने जब ये नूर खान वाली बात हुई, ये जो मिसाइल्स मार रहे थे, ये वो मिसाइल्स थी जिनके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लग सकते हैं, तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। उस वक्त फिर DGISPR ने 3 बजे कहा कि अब बहुत हो गया, अब हमारा रिस्पांस आएगा। फिर इन्होंने अपने रिस्पांस में उनके एयर बेसिस को टारगेट किया, यही हुआ ना जी। अच्छा, अब हाथ से बात बढ़ती जा रही थी कि अब इसके बाद क्या होगा। जिसके दौरान ईरान, टर्की, UAE, सऊदी अरेबिया ये हरकत में आ गए। अच्छा। इन्होंने इंडिया के साथ भी रब्ता किया और पाकिस्तान के साथ भी रब्ता किया कि ये एस्केलेशन हो रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि हम अभी रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, हमने अपने आप को डिफेंड किया है एयर कॉम्बैट जो हुई, मगर हमने रिस्पांस नहीं किया और हमारा हक है, हम करेंगे, हम राइट टाइम पे करेंगे। हमने अभी पॉज किया हुआ है। वो एक मौका दिया जा रहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इनको रोक लें, मगर ये रोक नहीं रहे थे। वो जो आखिरी रात को जो कि इन्होंने जब अटैक किया, वी डिड दिस। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ये ख्याल है कि हुआ ये कि एक सिग्नलिंग हुई, क्योंकि नूर खान एयरबेस जो है वो करीब है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कोई 1-1.5 किलोमीटर के दूर पे। तो पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम एक न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग करने लगे हैं। हाँ। ये एक सिग्नल था, दरअसल मीटिंग हुई नहीं, ये सिर्फ बात हुई। ये पहुंच गई अमेरिका तक, जाहिर है यहाँ बैठे हुए सारे मॉनिटर कर रहे हैं। ये सिग्नलिंग थी कि देखे अब हमने सोचना पड़ेगा क्या हमने करना। और ये भी खबरें आई है कि कुछ मूवमेंट भी हुई थी। नहीं, कोई मूवमेंट नहीं हुई। अच्छा। उसके बाद जब अमेरिका ने फ़ौरन फ़ोन उठाने शुरू कर दिए कि ओए रुक जाओ, की होया। हमने कहा जी ये कर रहे हैं, इनको आप रोकें, हमारे पास अब कोई चारा नहीं, हमने बहुत तहम्मुल के साथ काम किया। ठीक। अमेरिका ने फ़ौरन फिर उस वक्त फिर उधर बात की इंडिया में कि जी एक ही कर दे पे बस करो। एंड देन आई थिंक इंडिया वालों ने ये कहा कि अगर हम बंद करने के लिए तैयार हैं, अगर पाकिस्तान बंद करने के लिए तैयार है। अच्छा। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा वो तैयार है बंद करने के लिए, आप भी तैयार हैं कि नहीं। हमने कहा हाँ, हम तो चाहते ही नहीं थे पहले, ये तो सारा कुछ शुरू ही उन्होंने किया, तो हम तो पहले भी रेस्ट्रेंट थी, इन्होंने गड़बड़ की, फिर हमें करना पड़ा कुछ। तो अगर वो तैयार है तो हम भी तैयार हैं। अच्छा। दैट्स हाउ इट हैपेंड। फिर अमेरिका ने ये और इंडिया को कहा वो भी तैयार है, आप भी तैयार है, एक सीज फायर करें, और 4:30 बजे इंडियन टाइम और 5 बजे ये सीज फायर विल कम इनटू इफेक्ट। ये बात इंडिया के साथ हो गई और पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया। ठीक। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जाके सारी क्रेडिट ले ली, और इंडिया जो है वो समझ नहीं हुआ क्या हमारे साथ, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं थे कि कोई तीसरा मुल्क आए और हमारी सुलह सफाई कराए। हाँ। तो और वो तीसरा मुल्क क्या आया, वो तो सारी क्रेडिट ले गया, सारी क्रेडिट और फिर उसने कश्मीर का भी जिक्र कर दिया। तो वो दिन और आज का दिन है कि वो अमेरिका की जो तनकीद हो रही है इंडिया के अंदर और नरेंद्र मोदी की, कि आपने किया क्या किया, हमें मरवा दिया आपने, पहले एयरफोर्स मरवा दिया आपने, आपको तैयारी नहीं थी, आपको पता नहीं था कि उनका और चाइना का ग्रिड क्या है, आपने वो हमारे गिरा दिए, और ऊपर से फिर आपने अमेरिका को इन्वॉल्व कर दिया, और अमेरिका जो है उसने कश्मीर का भी बात कर दी, पाकिस्तान को हमारे साथ इक्वेट कर दिया, हमारी बात नहीं सुनी। और बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप तो और भी आगे चला गया, वो भी किसी को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, और आगे चला गया, और हम भी ब्रेक के बाद आके और आगे जाएंगे कि इस मसले का फिर आखिर हल क्या निकलेगा, सीज फायर कितना देर पा है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट दोनों ममालिक को करीब लाने में किस हद तक आगे जा सकते हैं। ब्रेक के बाद
शो में साथ देने का शुक्रिया। ये पहेली तो सॉल्व हो गई कि रिक्वेस्ट किसने की थी या सीज फायर किसके कहने पर किया गया, ये तो आपने हमें क्लियर बता दिया। लेकिन अब मुअम्मा ये है कि इंडिया के लिए तो ये घाटे का सौदा हो गया कि उसे सीज फायर एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर मुकेश अंबानी साहब पहुंच गए उधर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और इधर नरेंद्र मोदी जी जब स्पीच करते हैं पाकिस्तान को तो धमकी देते हैं, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम तक नहीं लेते कि सालसी का उन्होंने क्या किया। तो ये क्या हुआ है भारत के साथ? ट्रेड की धमकी दे के मना लिया इंडिया को? नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रेड वेड की बात की होगी, और अगर की भी है तो ना पाकिस्तान ने ना नरेंद्र मोदी ने इसका कोई जवाब दिया होगा, बिकॉज इट वाज बेसिकली इररेलेवेंट। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातें की है ना कि मैंने उनसे ये कहा कि आप ये करो नहीं तो मेरा ट्रेड ही हो जाएगा, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, ये वो नंबर लगा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। उसका ये बयानिया है ना कि ट्रेड मेरे लिए बहुत बड़ा हथियार है, तो उसने इसके अंदर भी ट्रेड ठोक दिया। हालांकि मेरा अपना ख्याल है कि कोई ट्रेड वेड की बात नहीं हुई, वो अपनी तरफ से इसने कह दिया होगा, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया होगा कि हाँ हाँ आप हमारा ट्रेड खोल दें तो हम सीज फायर कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता, वो ये बोलता गया होगा, उन्होंने सुन ली होगी, हमने भी सुन ली होगी इंडियंस ने भी, आगे से जवाब नहीं दिया होगा, बिकॉज इन दोनों का इंटरेस्ट ट्रेड वेड की बात करना नहीं था। इनका इंटरेस्ट ये था कि अब सीज फायर हो जाए, दोनों का, हमारा भी यही था, उनका भी यही था कि सीज फायर हो जाए। तो जब उसने कहा कि जी अब सीज फायर कर दें और बात की होगी कि आई विल रिवॉर्ड यू, और इसको वो बातें बड़ी करता है ना, उसने बहुत सी बातें कर दी होंगी, तो इन्होंने फिर कहा होगा हाँ हाँ कर दें आप सीज फायर। अब उसने सारी क्रेडिट ले ली है कि मैंने ट्रेड को इस्तेमाल करके और सीज फायर कराया। हालांकि अमेरिका जब कहता है किसी को तो कुछ कहना नहीं पड़ता कि क्या लेना देना, अमेरिका है। अमेरिका ने इंडिया को कहा यार बस करो, इंडिया ने कहा अच्छा जी, पाकिस्तान ने कहा बस करो, अच्छा जी, दोनों ने कहा हम भी यही चाहते हैं बस करें। बेसिकली ये हुआ है। तो और ये वही डोनाल्ड ट्रंप ने जिसने शुरू में ये कहा हाँ 1500 साल पुराना है कजिया, खुद ही सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे आप। तो इन दी एंड आगे सारी क्रेडिट ले गए। और मगर हमने तो शुक्रिया अदा भी कर दिया जी। इंडिया का प्रॉब्लम बना हुआ है ना, बिकॉज वो तो तस्लीम ही नहीं करते कि कोई बाहर का मुल्क आके उनकी इमदाद करे या मीडिएट करे। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि हम इतने बड़े हैं कि हमें ज़रूरत नहीं किसी की बाहर की आने की। हमने तो बड़े लोगों का शुक्रिया अदा किया ना, हमने तो सऊदीज़ का भी किया, टर्क्स का भी किया, यूएई का भी किया, सब ईरान का भी किया, चाइना का भी कर दिया, अमेरिका का भी कर दिया, सारा इकट्ठा कर लिया, सारे माँ बाप, अल्लाह वेल डन, थैंक यू। और भारत तो बॉयकॉट कर रहा है, इसका बॉयकॉट, और वो मानते ही नहीं है कि हमारी बात भी हुई है किसी के साथ। और आगे इंडिया की आवाम को पता चल गया हुआ क्या, इसीलिए तो ये आपने जो दिखाए बाहर है वहाँ क्रिटिसिज्म की कि ये क्या किया इसने, ये किया वो किया। ये तो पूरे घंटे का प्रोग्राम बन सकता है सिर्फ शोइंग क्लिप्स कि इंडिया के अंदर कितनी क्रिटिसिज्म हो रही है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की। बहरहाल, सो आई थिंक क्वेश्चन रियली नाउ अराइजेस कि ये इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का जी, और डोनाल्ड ट्रंप क्या आगे कोई रोल अदा करेगा या नहीं करेगा। तो आई थिंक दैट्स अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क, एंड इफ यू आस्क मी, आई थिंक ये जो उन्होंने बात की है ना कि अभी ये पॉज है, नरेंद्र मोदी ने ये इसलिए कहा गया है जी, क्योंकि उनका ये बयानिया यही बन रहा है न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं। न्यू नॉर्मल का ये मतलब है कि वी आर नाउ एट अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान। ये पॉज है, अनटिल उस वक्त तक ये पॉज है जब तक फिर आपकी तरफ से कुछ नहीं हो जाता। और अगर अब फिर कोई हमारे यहाँ इस किस्म का हमला होगा, टेररिस्ट अटैक होगी, हम कहेंगे ये आपने करवाया और हम फिर चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। तो इन दैट सेंस दिस इज अ पॉज, इन दैट सेंस दिस इज अ पॉज। तो ये न्यू नॉर्मल है कि वी आर इन अ वॉर, हम वॉर में हैं अब आपके साथ। ठीक है। हाँ, अब कोई अमन की बात नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होंगी, कोई टॉक्स नहीं होंगी, कोई कुछ नहीं होगा। दिस इज दैट पॉज। मगर इसमें यह भी है ना कि किसी स्टेज पे भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इंडिया फिर हमला कर सकता है आप पे। और इसके अंदर आयशा जो दो मेन इश्यूज खड़े हो गए ना कि ये एस्केलेशन, पहले उरी में आपने सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की थी, जैसे आपको 1-2 किलोमीटर पाकिस्तान क्रॉस करके अंदर आ गए, आपने ठाठू करके भगत वापस चले गए, शोरा जी हमने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स कर दी। उसके बाद 19 में आप जहाज भेजे बालाकोट और ड्रम बम फेंके वापस आ गए। तो ऊंचा कर दिया ना कॉन्फ्लिक्ट, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर 1-2 यूनिट चले गए, 3 यूनिट चले गए, फिर वापस आ गए, फिर आप गए वहाँ अंदर पाकिस्तान के अंदर डीप, वापस करके आ गए। फिर अगली स्टेज पे उन्होंने अब ये किया इन द होप कि हमने देखो मिसाइल मार दिए इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब के अंदर, लाहौर में, सिंध में भी, हर जगह पे हमने मार दिया, बलूचिस्तान में भी मार दिया।
तो ये एस्केलेट करते जा रहे हैं और ये नॉर्मल ये इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं कि जब भी कोई ना कोई इस किस्म की अटैक होगी, सो कॉल्ड टेररिस्ट अटैक, हम जाएंगे ऊपर। ठीक, हमारी तरफ से जो रिस्पांस है वो ये है कि जब भी आप जाएंगे, जिस लेवल पे भी आप जाएंगे, हम लेवल पे उस लेवल पे आपको काउंटर करेंगे। ये इस्टेब्लिश हो गया आप दोनों की जगह। आप जाएंगे ऊपर, हम वहाँ जाके आपको रोकेंगे। अच्छा, जो लोग डर रहे हैं ना कि जब इंडिया इधर जाता है, देखे ना अब उन्होंने मिसाइलें मार दी, जहाज ले आए, बड़ा कुछ हो गया ना। अब इसके बाद क्या रह गया? अब लैंड फोर्सेस जो हैं वो सारी बॉर्डर के ऊपर तो ठाठू चल ही रही है, LOC पे चल रही है। अब वो हो सकता है कि फिर पहले उन्होंने 6-7 मिसाइल मारे थे, अगली दफ़ा वो 10 मिसाइल मार देंगे, 20 मिसाइल मार देंगे, अगली दफ़ा वो और भी ज़्यादा हमला करेंगे आपके ऊपर। तो अगर ऐसे होगा तो हम भी करेंगे। तो ये बढ़ता जाएगा ना, ये उस वक्त तक बढ़ेगा जब तक हम फिर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बात करेंगे। बिकॉज देखिए, ये जो इंडिया कहता है ना कि पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है, ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, नरेंद्र मोदी हर दफ़ा सारे कह रहे हैं कि वी विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड। पाकिस्तान हमें धमकी देता है, ब्लैकमेल देता है कि न्यूक्लियर वेपन हम निकाल देंगे। पाकिस्तान ब्लैकमेल नहीं कर रहा, सारा डिटेरेंस जिसे कहते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट ही है। न्यूक्लियर हथियार लिए ही इसलिए एज अ डिटेरेंस कि आपको रोकने के लिए कि आप हमारे पे आप हमारे पे हमला ना करें। दिस इज नॉट ब्लैकमेल, दिस इज डिटेरेंस। तो फर्क है बिटवीन ब्लैकमेल एंड डिटेरेंस। ठीक, तो आप अगर करेंगे तो वी विल डिटर यू। डिटर से मतलब ये है कि वी विल कन्फ्रंट यू। ठीक, और वो अगर बढ़ता जाएगा तो जाहिर है हमारा आखिरी वेपन जो है वो तो न्यूक्लियर ही है। तो दिस इज नॉट ब्लैकमेल, दिस इज डिटरेंस। और इंडिया के ऊपर बात बनती है कि एस्केलेशन लैडर जो है वो इंडिया बढ़ाता जा रहा है। सो आई थिंक यहाँ जो कन्फ्यूजन हो रही है 2-3 चीज़ों के ऊपर मैं देख रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि लोग डिस्कस नहीं कर रहे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या नहीं था, और ये एक्सक्यूज़ था या नहीं था। उसको सारे जो बात कर रहे हैं, इंडिया वाले भी और गोरे भी और हमारे लोग भी, इसको नहीं चैलेंज कर रहे कि भाई एविडेंस आपने प्रेजेंट नहीं की और आपने हमला कर दिया। और हम तो ये समझते हैं आपने खुद करवाया। इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही क्योंकि सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इनके पास तो एविडेंस ही कोई नहीं जी। तो अगर ऐसे इन्होंने हमले करने शुरू कर देना तो अगली दफ़ा इसे भी बड़ा हमला कर देंगे, कहीं ठा करा के अपने 2 सोल्जर्स मरवा के कहेंगे जी ये पाकिस्तान ने करवाया। तो ये तो कोई बात नहीं है ना जी। तो इसका ये मतलब है कि बलूचिस्तान हो रहा है, ये जो TTP कर रही है, ठीक है ना, तो वो हम ये कहें कि ये इंडिया करवा रहा है और हम भी हमले करने शुरू कर दें, ऐसे ही है ना जी। तो फिर तो दिस विल नॉट गो एनीवेयर। तो इसलिए दिस इज हार्डली एन एक्सक्यूज। तो आई थिंक अभी तो शायद शॉर्ट टर्म में ना करें, अभी तो वो असेस करेंगे हमारी गलतियां क्या हुई, एयरफोर्स की कमजोरियां क्या थी एंड सो ऑन। अभी तो ये देखेंगे अपना, फिर करेंगे ज़रूर किसी न किसी स्टेज पे। नरेंद्र मोदी ने अपना रेपुटेशन को ठीक करने की कोशिश करनी है। कोशिश उसकी ये थी कि शो करे कि कामयाब हो गया, वो इंडिया की आवाम कहती फेल हो गए हो। अब इस फेलियर को सक्सेस में ट्रांसफॉर्म करना है, और वो एक ही सूरत में हो सकता है कि आप किसी जंग में पाकिस्तान के खिलाफ शो करें इंडियन आवाम को कि हमने भी उनके 15 जहाज़ गिरा दिए हैं। अगर आप हमारे 4 या 5 जहाज़ गिरा देते हैं ना, हम जो मर्जी कहते रहे कि हमने 10 गिराए हैं, इंडिया की आवाम बड़ी खुश हो जाएगी। अब भी इंडिया की आवाम को पता है कि उनके 5 या 6 गिर गए, तो इंटरनेशनली रिपोर्ट हुआ, सारा कुछ हो गया और हमने आप एविडेंस भी दे दी है। और आहिस्ता आहिस्ता बाय द वे और भी एविडेंस हम दे देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा। और भी मिल जाएगी और दुनिया मान लेगी इस बात को। इसको उन्होंने अब चैलेंज करके अपना नया बयानिया बनाना। और सीज फायर अमेरिका ने करवाया, रेफरी की मौजूदगी में, फिर भी इंडिया ऐसी हरकत करेगा? नहीं, वो देखिए ना, वो तो हमेशा पहले भी तो उसने ये हरकतें ऐसी की है ना, तो वो करेगा। मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ वो करेगा। ठीक है। ये न्यू सारा इंडिया के अंदर ये एक पूरा एक महाज बना हुआ है हाँ। कि जी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। मगर वहाँ आप लोग जो है वो कहना शुरू कर दिया ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही हाँ। बच्चों पिछ चाइना विच बड़े है ये हुण तुसी पाकिस्तान नाल लड़ाई नहीं कर रहे, पाकिस्तान चाइना दे नाल लड़ाई कर रहे हो। और चाइना ने पहली दफ़ा इतने क्लियर कट टर्म्स में वाजे कर दिया है कि सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान विल बी डिफेंडेड बाय चाइना। तो और इंडिया को समझ नहीं आ रही है हुआ क्या है हाँ। और इंडिया को अभी ये भी समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप जो उनके साथ एक लाए हैं, मुख्तलिफ इत्तेहाद में शामिल हैं, वो क्यों कह रहे हैं एप्पल के CEO को कि आपने इंडिया नहीं अपना कारोबार मुंतकिल करना। ये भी इंडिया के लिए एक शौक की हैसियत रखता है। वापस आते हैं आपके सवालों के साथ एक ब्रेक के बाद।
शो में साथ देने का शुक्रिया। बहुत से सवाल हैं मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, पाकिस्तानी बहुत कुछ जानना चाहते हैं इस जंग के बारे में। शाहिद अमीर गुराया जर्मनी से क्या जानना चाह रहे हैं? क्या कन्वेंशनल वॉरफेयर और सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का आपस में गहरा ताल्लुक है? क्या हकीकी जंग में एक दूसरे को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं? अगर करते हैं तो क्या चेयरमैन पाबंद सलासल और उनकी कहे जाने वाली जो सोशल मीडिया वॉरियर टीम है, उन्होंने हालिया इंडिया पाकिस्तान की जंग में कितना किरदार अदा किया है पाकिस्तान के हुकूमती दफाई और बयानिए को और फ़ौज पाकिस्तान के बयानिए को बिल्ड करने के लिए? क्या उनमें इतनी खसूसियत हैं, क्या उनमें इतना डिसिप्लिन है कि वो कोई ऐसा हुकूमती दफाई बयानिया बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब चाहिए। हाँ जी, पीटीआई वालों पीटीआई के लिए मसला ये था कि बड़ा मुश्किल था उनके लिए कि पाकिस्तान की अफवाज को सपोर्ट करना, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ उनका दिल धड़कता था पाकिस्तान के लिए और उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की अफवाज और खड़ी हो जाए और लड़े इंडिया के साथ। दूसरी तरफ उन्हें तकलीफ़ है क्योंकि पाकिस्तान की एक फ़ौज की जो क़यादत है वो ये पीटीआई वाले समझते हैं कि वो उनके रास्ते में रुकावट है इमरान खान को वापस पावर में लाने के लिए। तो इस किस्म की कश्मकश में वो गुमे हुए थे और जब सपोर्ट भी किया तो बड़े हल्के तरीके के साथ सपोर्ट किया। और अभी भी 5-6 बड़े इनके पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं और अभी भी जिस किस्म के बयानिए वो कर रहे हैं, इंडिया उनके बयानिए सारे अपनी टीवी के ऊपर दिखा रहा है कि ये देखें पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं अपनी अफवाज के बारे में, अपनी हुकूमत के बारे में एंड सो ऑन। तो ये बड़े अफसोस की बात है। इंडिया के अंदर मैंने देखा है बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट कि इंडिया की जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट से भी आगे बढ़ गई है। अब मैं अभी देख रहा था उनके कांग्रेस के एक साहब हैं, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, मैं अब नाम नहीं लेता, और वो बीजेपी को इस तरीके से डिफेंड कर रहे थे कि सारे हैरान हो गए कि यार ऐसे तो बीजेपी के लोगों ने नहीं डिफेंड किया जैसे वो डिफेंड कर रहे थे। उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लग गया कि आप तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट निकले हैं, आप तो एंड सो ऑन। तो यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो हमें ही तनकीद कर रहे हैं, हमारी हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं, हमारी फ़ौज को तनकीद कर रहे हैं, आवर वॉर एफर्ट को तनकीद कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि ऐसी सूरत हाल यहाँ बनी हुई है और मेरी यही उम्मीद है कि इस हादसे के बाद या इस डेवलपमेंट के बाद पीटीआई को भी कुछ बात समझ आ जाएगी। मगर लेट मी ऑल्सो बी ऑनेस्ट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वी नीड टू टेक द होल कंट्री अलॉन्ग विद अस एंड दिस कैन ओनली हैपन क्योंकि आगे अब इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स रहने हैं एंड देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव अ यूनाइटेड फ्रंट एंड आई थिंक एफर्ट्स शुड बी मेड टू ओपन अ डायलॉग विद पीटीआई। अच्छा, उनके सवाल ये भी है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर और सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का आपस में ताल्लुक है, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं जी, कमाल कर रहे हैं आप। इस वक्त तो सारा गेम ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और इन्फ्लुएंस की और बयानिए की। और इस वक्त तो अखबारें तो कोई नहीं पढ़ता और इस्टेब्लिशमेंट या उधर की इस्टेब्लिशमेंट हो या हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी बात कोई नहीं मानता। ये तो सोशल मीडिया के ऊपर आप जैसे लोग, हम जैसे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ भी इधर भी, हम जो बात करते हैं आवाम तो हमें सुनती है। अभी भी टेलीविज़न कितने लोग देख रहे हैं? अब तो सारा कुछ इस फ़ोन पे आ गया है, इस फ़ोन पे आ गया है और यूट्यूब पे आ गया और टिकटॉक पे आ गया। सारा वक्त हम यहीं से खबरें लेते हैं, सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी यहीं आती है, इन्फॉर्मेशन भी यहीं आती है। सो आई थिंक द फ्यूचर वॉर will be a war of narratives as much as it will be a war of kinetic technology. So information technology and kinetic technology will go side by side. और ये normal television and ये वो, ये इतनी इसकी अहमियत नहीं रहेगी। ठीक है, तो फ्यूचर क्या है वॉरफेयर का, ये आपने जाना। हसन है इंग्लैंड से, हसन बाजवा ऑस्ट्रेलिया से, मुबारक अली लाहौर से, शहजाद राना सुरेश भवानी ऑस्ट्रेलिया से, तारिक महमूद सराय आलमगीर से। इसके अलावा बहुत से व्यूवर्स आने वाले शोज़ में आपके सवालों को हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। मज़ीद सवाल जानना चाहें इस नंबर पर भेजें पैगाम अपना। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।